हेलो फ्रेंड्स, रवि पथेरिया इज हेयर। तो अब हमने जो कर लिया है इस कोर्स के अंदर, जो 12th ग्रेड का कोर्स स्टार्ट किया था, वो 3 यूनिट पढ़ चुके हैं। उसके हमने कंसेप्ट देखा, इजी से इजीएस्ट डेरिवेशन देखा। आपको और कहीं नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं, जाके ढूंढ सकते हैं, इससे इजी एक्सप्लेनेशन फिजिक्स की नहीं मिलेगी। तो हमने ऐसे ही जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, 3 यूनिट कंप्लीट कर ली। आज हम 4th यूनिट स्टार्ट करते हैं और 4th यूनिट में जो हम दो जो है चैप्टर हैं इसके, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के सीबीएसई के क्वेश्चन, आईआईटी के नीट के प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स सब आपको मिलेगा। साथ साथ आपको मेरे चैनल पे एक बेनिफिट और मिलेगा, जितने भी सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो सब मिलेंगे आपको। तो कंप्लीट वीडियो देखते रहो, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करोगे तो आधी अधूरी नॉलेज लोगे, आपके लिए कोई काम नहीं होगी। इसलिए कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको बेनिफिट होगा। हर एक ने कहा है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग उन्होंने कहा है, अगर अच्छा वो लिसनर है तो अच्छा वो बोलने वाला भी हो सकता है, समझने वाला भी हो सकता है। इसलिए कंप्लीट वीडियो को ध्यान से सुनिए। साथ साथ आप अपने छोटे से चैनल MS पथेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके, और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आपको इंस्टाग्राम जो है और मेन चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो चलिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए क्या होता है। सबसे पहले इससे अपार्ट हम चलते हैं, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में कि ये चीज क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्ट में आपको कहीं ऐसा भी लिखा मिलेगा, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसा भी मिल सकता है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए, आपके पास बिजली नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, इन सब के बिना आपकी लाइफ कैसी होगी, ये सोच के देखिए। बट जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आया, ये सब चीजें हमारे पास आ पाई। इससे पहले इनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। आज आपको देखने होंगे कि छोटा सा मोबाइल फोन आपके हाथ में है, पहले कितने बड़े बड़े मोबाइल फोन्स होते थे। वो सब किसके कारण पॉसिबल हो पाया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये काम करने के लिए सबसे जो श्रेय जाता है, 2 साइंटिस्ट थे, एक था फैराडे और दूसरा हेनरी। उन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये काम किया और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस किया। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। देखिए, इससे पहले हमने उरस्टिड का एक्सपेरिमेंट देखा था, आपने भी पता है, हमने भी देखा था उरस्टिड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट देखा था हमने, ठीक है। उरस्टिड का जो एक्सपेरिमेंट था, ये क्या बताता था, अगर किसी वायर में से, जैसे कि वायर है, इसमें से करंट पास कर दिया तो ये क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। ये बात बताई थी उरस्टिड ने। इस कंसेप्ट का यूज किया था कि अगर किसी वायर में से करंट पास हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। इसके बाद क्या किया, जो हमारे साइंटिस्ट, जो नए साइंटिस्ट मैं बता रहा हूं, फैराडे एंड हेनरी, ये दोनों साइंटिस्ट, इन दोनों साइंटिस्ट ने उरस्टिड के कंसेप्ट को बिल्कुल उलट दिया। उरस्टिड ने तो यह बताया था, कोई वायर है, उसमें से करंट पास हो रहा तो मैग्नेटिक बनेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बट इसका बिल्कुल उल्टा कंसेप्ट यूज कर लिया किसने? फैराडे और हेनरी ने। इन्होंने क्या बताया, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट बनाएंगे। बट इससे पहले वाली यूनिट, 3rd यूनिट में, हमने उरस्टिड के एक्सपेरिमेंट में यह देखा था कि करंट के कारण क्या बन रहा था? मैग्नेटिक फील्ड। बट यहां पे बिल्कुल उल्टा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट होगा। यही किसने बात बताई थी? फैराडे और हेनरी ने। तो मोटे तौर पे आप बात कर सकते हैं कि जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल्स हैं, घर में उपकरण हैं, जनरेटर, ये सब किसके बेसिस के ऊपर चलते हैं? जनरेटर भी इसी के बेसिस के ऊपर चलता है, ट्रांसफार्मर भी इसी पे किसके बेसिस के ऊपर चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। और EMI होती क्या है? मैग्नेटिक की हेल्प से करंट प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेट की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करना? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। उसी को हम क्या कहते हैं? जो है EMI कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसका श्रेय किन साइंटिस्ट को जाता? फैराडे और हेनरी ने। उन्होंने बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट यूज किया जो उरस्टिड के एक्सपेरिमेंट में लिया गया था।
तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या ईएमआई। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो डेफिनेशन होती है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो मैं लिखूंगा ईएमआई इज फिनोमिना ऑफ, साथ साथ कॉपी पेन निकाल के बैठिए, तुरंत आप उतारते रहिए, बाद में पॉज करने की जरूरत नहीं है। तो ईएमआई इज फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी with the help of magnetic field, किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। यानी कि हमने क्या लेना, मैग्नेटिक फील्ड लेना, और उसकी हेल्प से हम जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे या करंट प्रोड्यूस करेंगे। करंट को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ईएमआई कहते हैं। तो ये कंसेप्ट था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये था इसका, इस यूनिट का ये पहला पार्ट है। मैं आपको बता दूं गाइस, ये पहला पार्ट है। इसके बाद इसका एक पार्ट और भी है बच्चों, वो पार्ट होगा अल्टरनेटिंग करंट, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके बाद जब हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था फेराडे। जो फेराडे साइंटिस्ट थे उसने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर उन्होंने क्या दिए, अपने लॉज दिए। तो वो हम इस टॉपिक का है, जो इससे अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये आपने उतार लिया होगा, फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इसी नाम से क्वेश्चन भी आता है और इसी नाम से जो है कई बार एग्जाम्स में उसके एक्सपेरिमेंट भी आते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे फेराडेज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट समझेंगे, उसके बाद इसके लॉज देखेंगे, फेराडेज एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो फेराडे का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखिए 2 एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताए थे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं फेराडे का, इजी है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये कॉइल ले ली, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। आप सोचोगे सर गैल्वेनोमीटर क्यों लगा, क्योंकि आपको पता है गैल्वेनोमीटर किस काम आता है, करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। गैल्वेनोमीटर का मेन काम होता है केवल करंट की प्रेजेंस को। आपको पहले ही बताया था व्हाट इज एमसीजी, इससे पहले यूनिट में। जो बच्चे नए हैं वो वीडियो जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं एंड स्क्रीन के ऊपर या फिर आपको आई बटन में जो है उसके लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जाके। गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है करंट की अमाउंट को और उस सर्किट में करंट है या नहीं है। तो अगर उसमें करंट है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा आपको, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर है। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नेट चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम किसकी हेल्प से करते हैं, मैग्नेट की हेल्प से करते हैं। अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैग्नेटिक की हेल्प से करंट जिसमें प्रोड्यूस होता है उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर लगाया हमने किसके लिए, करंट को मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। ये कॉइल होगी, ये मैग्नेट हो जाएगी नॉर्थ साउथ। तो हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं। ये जो हम मैग्नेट है इसको पास लेके आते हैं। जैसे ही मैं इसको पास लेके आया, साउथ और नॉर्थ पोल इस तरफ है, जैसे ही मैं इसको पास लेके आया तो क्या होगा, इस सर्किट के अंदर है जो ये जो सर्किट है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हम इसको मैग्नेट इसके पास लेके आते हैं, जैसे ही मैग्नेट लेके आए तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी। आपको अभी भी बताया था मैग्नेट के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जब इसके पास लेके आएंगे तो किस डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो यहां पे कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल। और ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा और इसको क्या कर देगा, दूर भगा देगा। अगर मैं इस मैग्नेट को स्पीड से इसके पास लेके आ रहा हूं, दूर लेके जा रहा हूं, पास लेके आ रहा हूं, दूर लेके जा रहा हूं, देखिए इसको स्पीड से इसके पास दूर, पास दूर, पास दूर लेके आ रहा हूं, तो इसके अंदर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, या जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ, या फिर करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब आप कहोगे कि सर अगर हम इसको एक जगह ला के छोड़ दें, मान ली इसको लेके आए यहां छोड़ दिया, तो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देता, यानी कि कोई करंट इसके अंदर नहीं होगा, कोई इंड्यूस्ड करंट इसके अंदर नहीं होगा। अब यहां पे इस मैग्नेट के कारण जो करंट बनेगा उसको सिंपल करंट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम देंगे, इंड्यूस्ड करंट देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बताया मैंने,
नॉर्थ साउथ ये मैग्नेट है, इसको इसके पास लेके आते हैं स्पीड से, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, और डिफ्लेक्शन देगा मतलब इसके अंदर करंट है, और करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ के बीच हमेशा रिपल्सन होता है, ये कॉइल इसको रिपेल करना चाहेगी। अगर मैं इसको एक जगह लाके स्टॉप कर दूं तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये था इसका पहला लॉ। तो हम ये लिखेंगे एज शून एज मैग्नेट, साथ साथ लिखते रहना, मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू coil then galvanometer gives deflection। गैल्वेनोमीटर क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। इफ वी स्टॉप द मैग्नेट anywhere then galvanometer gives zero deflection। अगर मैं इसको कहीं पे भी स्टॉप कर दूं तो ये जीरो डिफ्लेक्शन देगा। कहने का मतलब ये है कि मैं मैग्नेट को लेके आया और यहां पे लाके, जैसे इस पॉइंट के ऊपर लाके मैंने स्टॉप कर दी, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ जब तक ये मैग्नेट ऊपर नीचे जाती रहेगी तब तक इसके अंदर करंट रहेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों होता है कि जैसे हम इसको पास लेके आते हैं, दूर लेके जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है, अगर हम इसको स्टॉप कर दें तो ये स्टॉप कर दें कहीं पे भी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देता है, मतलब करंट जीरो हो जाता है। इसका रीजन क्या है, आपको जानना पड़ेगा इसका रीजन। मैं यहां से छोड़ के निकल सकता था, बहुत सारे आपको ऐसा मिलेगा, इतना ही बता देते हैं, बट मैं आपको रीजन भी बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब बच्चों को पता है, थर्ड यूनिट में जो आ चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जैसे ही ये मैग्नेट नीचे आ रहा है, पास आ रहा, दूर जा रहा, पास आ रहा, दूर जा रहा, पास आ रहा, दूर जा रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रही है। क्या हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। मैं बता रहा हूं, फाई बी से लिखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ही ये पास आएगी, दूर आएगी, पास आएगी, दूर जाएगी, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रही है। कैसे, जब ये दूर है तो इस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पास थ्रू होगा वो कम होगा, क्योंकि यहां पे साइड में लीक हो जाएगी। मान ले यहां पे ये नॉर्थ पोल यहां पे, तो साइड में लीक हो जाएगा। जैसे ही ये नजदीक आया तो लीकेज कम, ज्यादा इसमें से पास होंगी मैग्नेटिक फ्लक्स, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा पास होंगी तो ज्यादा इसके अंदर से क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे स्टॉप कर दूं लाके, तो स्टॉप करने के बाद क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तो पास होंगी बट कांस्टेंट हो जाएंगी, वो ना तो इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही, तो जिसके कारण ये क्या देगा, जीरो डिफ्लेक्शन। हाँ, जब हम यहां पे पास लाके यहां लाए, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ है, जब मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो कम हो जाएंगी, पास लाऊंगा तो ज्यादा हो जाएंगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगी तब तक इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, कई बच्चों को नहीं पता होगा, बता चुका हूं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, वो कंसेप्ट भी थोड़ा ये उतार लिया होगा। इसको मैं साफ कर देता हूं, ये पहला एक्सपेरिमेंट था, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा एक्सपेरिमेंट इसका। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लिया जाए ये एरिया है, ये एरिया रहा, कोई भी एरिया है गिवन, मान लिया इसके अंदर से जितनी भी मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स, अब आपको मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स का तो पता ही होना चाहिए, जो एक बेसिक बात है आपको, जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स थी वैसे ही मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स होती है। इस गिवन एरिया में से जितनी मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स पास होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं। आप समझना और बेस्ट तरीके से समझना, तो देखिए ये हमारे पास कोई एरिया है, इसमें से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स कितनी पास होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। बट यहां पे कंडीशन है, जो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स आ रही है इस एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखिए ये मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स आ रही है इस एरिया के परपेंडिकुलर है, तो ये सब बातें होनी चाहिए। अब आपको थोड़ा सा ये भी बता दो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स क्या होती है, एक स्मूथ कर्व होती है। मान लिया जाए कर्व है, अगर यहां पे कोई टेंजेंट खींचूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। आपको पता होगा ना, कोई ये सर्कल है, इस पे आप टेंजेंट खींचोगे तो यही तो टेंजेंट होते हैं इसके, बेसिक बात है, मैथ की पता होगा। इसी प्रकार ऐसी कर्व होती है जिसके अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लूं, जैसे इस पे लिया तो यहां पे बी की डायरेक्शन, इस पे लिया तो यहां पे बी की डायरेक्शन, ये क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एरिया। कंडीशन क्या है,
एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये एरिया इसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये थी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन। तो ये कंसेप्ट था पहला लॉ। क्या बताया, देखिए आपको ये वहां पे एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्यों दे रहा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए मैंने बताया। एग्जाम में तो आपको डायग्राम बनाना है और इसके बारे में जो लिखा वो बताना है। अगर आप इसके बाद लिखते हो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, उसके कारण गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता, स्टॉप कर देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगी, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन, तो बहुत बेटर रहेगा, अच्छा इंपैक्ट होगा टीचर के ऊपर, जिसके कारण आपको नंबर जो है वो हंसते हंसते देगा। तो इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि कैसे आपको लिखना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे कंपटीशन में आते हैं। तो सब बातें मैं साथ साथ बता रहा हूं, बट शर्त यह कि आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहें, स्किप मत कीजिएगा, आपका ही नुकसान है। तो चलिए सेकंड लॉ, सेकंड एक्सपेरिमेंट, लॉ नहीं है, एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। देखिए क्या कहता है कि ये एक कोयल है, इसमें हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये दूसरी कोयल ले ली, ठीक है, इसके अंदर बैटरी और ये लगा दी की के, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको पता ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है यहाँ पे, वो इंडक्शन के कारण फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, इंडक्शन के कारण दूसरे पे चार्ज ट्रांसफर हो जाता, वो सब बातें पढ़ी थी ना। एक खास बात बता दूं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हम करंट बनाएंगे ना, उसका नाम इंड्यूस्ड करंट होता है। क्या होता है उसका नाम, इंड्यूस्ड करंट, और उस ईएमएफ को कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बात याद रखना, यहां पे जब भी आप करंट की बात करो या ईएमएफ की बात करो तो वो इंड्यूस्ड होगी। इंड्यूस्ड का मतलब जो हमने बनाई है, किसकी मदद से, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। तो देखिए जैसे ही मैं इस की को ऑन ऑफ करता हूं, मान लीजिए की है, इसको एक बार ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, तो गैल्वेनोमीटर क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। क्यों डिफ्लेक्शन देगा ये बात समझिए। जैसे ही मैं ऑन करता हूं तो इसमें से करंट जाएगा, बिल्कुल जाएगा करंट, करंट के कारण यहां पे क्या ऑन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कौन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगी। जैसे ही मैं ऑन करता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, जैसे ही ऑफ करूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस पहली कोयल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, तो इस दूसरी कोयल में कौन होगा, करंट होगा, और गैल्वेनोमीटर क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर मैं जैसे ही इसको ऑन ऑफ करूं, एक बार ऑन एक बार ऑफ, एक बार ऑन एक बार ऑफ, तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, नहीं तो ये नहीं देगा। अगर मैं इसको ऑन करके छोड़ दूं या ऑफ करके छोड़ दूं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ऐसा क्यों होता है। तो मैं बताऊंगा, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, इसके अंदर से करंट गया, करंट के कारण कौन बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, उरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने बताया। मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होगी कब, जब ऑन किया तो करंट इंक्रीज होगा, जब मैं ऑफ कर दूंगा तो करंट डिक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज, करंट डिक्रीज होने के कारण करंट डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे हम ऑन ऑफ करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, और चेंज के कारण यहां पे इंड्यूस्ड करंट होगा और वो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देगा। अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली ऑन करके छोड़ दूं तो जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स है वही रहेंगी, चेंज तो हो नहीं रही, चेंज नहीं हो रही तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो यहां पे एक वर्ड तो बहुत बार आ रहा है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगी, क्या बताया, अगर तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। यह नहीं है कि किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स हैं बट वो चेंज नहीं हो रही हैं, तो अगर चेंज नहीं होगी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध लो, ये बात याद रख लो, गलती मत कर देना यहां पे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये होगा, तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर, एज वी ऑन एंड ऑफ द की अगेन एंड अगेन then galvanometer give deflection, but if we continuously on or off the key, then galvanometer give जीरो डिफ्लेक्शन। तब गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन देगा, जीरो डिफ्लेक्शन देगा।
यही बात मैंने इसके अंदर लिखी है कि जब तक आप ऑन और ऑफ करते रहेंगे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, जैसे ही आपने ऑन या ऑफ करके कंटिन्यूसली छोड़ दिया तो ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा। ये डायग्राम होगा इसका, ये इसके बारे में जो लिखना वो होगा, इसका रीजन है मैंने वो भी बता दिया आपको। तो ये सब बातें किसके बारे में थी? ये थी फैराडेज के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो यहां पे क्या कहता है, यहां पे जो सबसे पहली बात, यहां पे दो इंपॉर्टेंट बात। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगी तब तक इंड्यूस्ड करंट होगा। अभी अभी बताया यहां पे जो करंट, इसके कान यहां पे जो करंट होगा आई, ये करंट होगा आई, इसको छोटे आई से लिखेंगे। छोटा आई का मतलब कौन? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये भी याद रखना। ओरिजिनल करंट को बड़े आई से लिखते हैं, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, छोटा आई इंड्यूस्ड करंट, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो ये हुआ ना। तो इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब ये कह रहा है कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तब तक इंड्यूस्ड करंट होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गई, चेंज नहीं हो रही, तब इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। ये था पहला लॉ। इसी से उठाना, एक्सपेरिमेंट से ही उठाना, हमें और कुछ नहीं करना। जब तक फ्लक्स चेंज होंगी तब तक उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट होगा, या ई भी लिख सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ भी हो, दोनों बातें एक ही है। चाहे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल दो, चाहे आप इंड्यूस्ड करंट बोल दो, आपकी मर्जी है, कुछ बोलो, ठीक है, ये होगा। अब दूसरा लॉ क्या कहता है कि उसने क्या बताया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि डी फाई बाई डी टी, डी फाई बी बाई में डी टी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के। पहला लॉ क्या बताया? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तब तक इंड्यूस्ड करंट होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक बात लिख सकते हो। इसी लॉ के ऊपर सोचिए, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तब तक इंड्यूस्ड करंट होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इसी लॉ के ऊपर बेस कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ही तो बताना था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। ये था दूसरा लॉ हमारा। फिर इसके बाद हम एक लॉ और भी देखेंगे। तो चलिए सब कुछ देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको साफ कर देता हूं और फिर करते हैं हम स्टार्ट। फैराडेज लॉ। अब तक हमने क्या किया था? फैराडे के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। अब हम करेंगे क्या? फैराडे लॉ, ठीक है। सबसे पहला लॉ क्या कहता है? whenever there is change in magnetic flux, then there is induced EMF or current, and that is if magnetic flux remain constant, then there is no induced EMF और करंट, ठीक है। ये बात याद रखना। आप इससे ये भी यहां तक भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपको नीचे वाला। कोई ये सोचता है सर ने बहुत बड़ा कर दिया, आप यहां तक लिख दो तो भी सही है। ये लिखोगे तो थोड़ा एलोबरेट हो जाएगा, अच्छा लगेगा, पढ़ने वाले को मार्क्स देगा, इसलिए लिखा। क्या कहता है? whenever there is change in magnetic flux, अगर यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है, then there is induced EMF और करंट, तभी यहां पे इंड्यूस्ड करंट होगा या EMF होगा। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाती है तब हमारे पास कोई किसी प्रकार का इंड्यूस्ड EMF और करंट नहीं होगा। ये बात बताई हमने, ठीक है। ये था हमारा पहला लॉ। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, दिस इंड्यूस्ड so long as magnetic flux phi b last, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए, दिस इंड्यूस्ड करंट लास्ट सो लॉन्ग एज मैग्नेटिक फ्लक्स लास्ट, यानी कि जब तक इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगी तब तक। अगर जीरो होगी तो भी नहीं होगा ना। जब तक इसमें, जिस टाइम तक इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होंगी तब तक इसमें इंड्यूस्ड करंट रहेगा। ये बात बता रहा। क्या बताया? लास्ट का मतलब रहेगा जब तक इसमें
मैग्नेटिक फ्लक्स रहेंगी तब तक इसमें इंड्यूस्ड करंट रहेगा, अदरवाइज इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यह था हमारा दूसरा लॉ, फैराडेज के लॉ। एक बात और बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम्स में आता है, चाहे फैराडेज के एक्सपेरिमेंट के नाम से आए चाहे फैराडेज के लॉ के नाम से आए। ऐसे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैराडेज लॉ या एक्सप्लेन द फैराडेज लॉ, या इससे आता है व्हाट डिफाइन द फैराडेज एक्सपेरिमेंट एंड राइट इट्स लॉज, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सब बातें आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे, इसका तीसरा लॉ पढ़ेंगे, वो क्या कहता है देखिए, इसका जो थर्ड लॉ है वो क्या कहेगा वो भी बता देता हूं। इसका जो तीसरा लॉ होगा, थर्ड लॉ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ rate of change of magnetic flux is directly proportional to directly proportional किसके होगा, induced EMF, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं इसी बात को मैथमेटिकली लिखूं तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब डी फाई बाय में dt, आपको यहां पे b मिलेगा मतलब मैग्नेटिक, b का मतलब क्या होता है मैग्नेटिक, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ये हो जाएगा हमारे पास किसके लिए, ये मैथमेटिकल हो जाएगा। अगर मैं यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो डी फाई बाय में dt, और जो कांस्टेंट आएगा वो होगा -k इंटू E, ठीक है। और यहां पे जो कांस्टेंट लिया k है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया, फैराडेज कांस्टेंट कह सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू -k लिखते हैं प्रोपोर्शनलिटी की, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डी फाई बाय dt इज इक्वल टू माइनस का E, ये हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ के बराबर होगा। ये बात होगी हमारी थर्ड लॉ। अब आप कहोगे कि सर यहां पे नेगेटिव साइन क्यों दिखाया, नेगेटिव साइन इसलिए दिखाया, अभी अभी मैंने देखिए आपको एक बात बताई थी, ऐसे ही एक कोयल थी, इसमें एक बैटरी और ये लगाया हुआ था की के, इसी प्रकार यहाँ पे दूसरी कोयल थी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था। मैंने कहा अगर इसमें करंट इस तरफ, तो ये जो I है और ये E है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी इस तरफ है तो इससे अपोजिट होगी। वही बात है, यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट होती है किसके, जो इसको बनाता है। बनाया किसने, मैग्नेटिक फ्लक्स ने, मैग्नेटिक फील्ड ने। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट होगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे किसकी, ईएमएफ की। तो नेगेटिव साइन क्या ये उतार लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा, ताकि हेयर नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ are opposite to cause producing it, यानी कि जो इसको बनाता है, cause producing it, जो इसको बनाने के कारण है, उसकी जो डायरेक्शन होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ की। अभी अभी यहां पे जो बताया, इसको बनाने के कारण कौन था, I, और इसमें I और E की डायरेक्शन क्या हुई, इससे अपोजिट। जो इसको बना रहा वो कौन बनाया, I नहीं तो इसको बनाया, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो इससे अपोजिट हो जाएगी इसकी, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, ये मैं कर देता हूं साहब। इसके बाद देखिए इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डी फाई बी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लीजिए ना, डी फाई बी इज इक्वल टू मैं फाई बी फाइनल माइनस में फाई बी इनिशियल, ये फाइनल और ये इनिशियल, और डी टी को मैं कैसे लिख सकता हूं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये दोनों बातें उसके अंदर चेंज कर दूं तो ई इज इक्वल टू माइनस साइन, चाहे आप यहां पे लगाओ चाहे यहां पे, आपकी मर्जी है। क्या हो जाएगा, फाई बी फाइनल माइनस में फाई बी इनिशियल बाय में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हो जाएगा नया फार्मूला, ठीक है।
आप इसको यहाँ पे अंदर लेके जाओगे तो ये आगे, ये पीछे, आपकी मर्जी है। इतना छोड़ो तो भी आपकी मर्जी है। दोनों बातें सही हैं। तो ये तो क्या था, फैराडेज लॉ, तीसरा लॉ था। पहला लॉ क्या बताया, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तब तक उसके अंदर करंट होगा। दूसरा लॉ कहता है कि जितने समय तक उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स रही, चेंज हुई, उसी समय तक करंट होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, वैसे ही उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट भी जीरो हो जाएगा। तीसरा लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ के बराबर होगा। ये सब बातें बता दी मैंने। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई और उसके एक्सपेरिमेंट, और हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि इससे इजी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।